अब हम सेकंड टाइप ऑफ ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स पढ़ने जा रहे हैं और इनका नाम है WBCs। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। और वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है? मेनली प्रोटेक्शन करना। जितने भी बॉडी में अगर कोई जर्म्स आ गया है, तो कोई भी पैथोजन आ गया है, तो उसको ये एनगल्फ कर लेंगे और उसे ये ख़त्म कर देंगे। तो इसका इम्यूनिटी के मतलब भी बॉडी की प्रोटेक्शन के रिलेटेड इसका रोल है। और इसे हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। और जो WBC का नंबर है उसे हम बोलते हैं TLC यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो इसका जो TLC जो एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन में जो WBC का काउंट होता है वो होता है अबाउट 6000 टू 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। तो एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट इंडिविजुअल में 6000 से लेकर 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड ये होता है WBC का नंबर या फिर ल्यूकोसाइट का काउंट, जिसको हम TLC भी बोल देते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और अगर कोई इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन, तो उस केस में उन जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमें ज़्यादा WBC की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जो ल्यूकोसाइट है या WBC है उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब भी इंक्रीज इन TLC या फिर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC ड्यूरिंग अ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। और कुछ ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं जब WBC का नंबर क्या हो जाता है? कम, या फिर ल्यूकोसाइट का TLC जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? कम। TLC कम हो गया या फिर WBC का नंबर कम हो जाता है। और उन डिजीजेस का नाम है टाइफाइड या फिर एड्स। तो टाइफाइड या एड्स उन डिजीजेस में से हैं जिसके दौरान जो WBC है उसका नंबर क्या हो जाता है? डिक्रीज, या फिर TLC क्या हो जाता है? डिक्रीज। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपीनिया, दैट इज डिक्रीज इन दी TLC और WBC नंबर और WBC काउंट। और एबनॉर्मल अगर इंक्रीज हुई, ये तो थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ था TLC में इन्फेक्शन के दौरान, जिसको हमने बोला था ल्यूकोसाइटोसिस। अगर बहुत ज़्यादा WBC का नंबर इंक्रीज हो जाए, यानी कि एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए TLC या WBC नंबर, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया। उसे हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBC को क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया। और ये ब्लड कैंसर का इसे ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड कैंसर। और इसके बाद आता है लाइफ स्पैन। जो लाइफ स्पैन है WBC का वो होता है फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। जो नॉर्मली ब्लड में WBC प्रेजेंट है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। लेकिन जो WBC टिश्यूज में प्रेजेंट है उसका जो लाइफ स्पैन है वो मंथ्स तक भी एक्सीड हो सकता है या फिर कुछ सालों तक भी वो एक्सीड हो सकता है। तो जो टिश्यू में WBC प्रेजेंट है उसका जो लाइफ स्पैन है वो मंथ्स या ईयर्स तक भी एक्सटेंड हो सकता है। और जो इसका WBC का साइज है, जो साइज है WBC का वो होता है फ्रॉम 8 टू 20 माइक्रोन। 8 टू 20 माइक्रोमीटर जो होता है इसका क्या होता है? साइज WBC का। जो WBC की शेप होती है वो होती है इरेगुलर या फिर अमीबॉइड। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, इसकी इरेगुलर शेप होती है। और या फिर हम उसे अमीबॉइड भी बोल सकते हैं। और ये जर्म्स को कैसे मारता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच WBC engulf harmful microorganisms and digest them. This is a key component of immune response, helping the body to eliminate infection. तो इस प्रोसेस से जो WBC क्या है वो जर्म्स या फिर जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं
उसे ये एंगल्फ कर लेंगे और उसे डाइजेस्ट कर देंगे यानी कि ख़त्म कर देंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो डब्ल्यूबीसी की कोई फिक्स शेप नहीं होती, तो ये जर्म्स को यानी कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसको धीरे धीरे एंगल्फ करेगा, फिर उसको एंगल्फ करने के बाद जर्म्स को उसको फिर ये डाइजेस्ट कर देगा यानी कि उसे ख़त्म कर देगा। तो इस तरह से जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बॉडी में इन्फेक्शन कर सकते हैं उसे ये एलिमिनेट कर देता है डब्ल्यूबीसी, और हमारी बॉडी को एक तरह से इनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और डब्ल्यूबीसी की शेप क्या होती है, वो होती है इरेगुलर या फिर अमीबॉइड, और ये प्रोसेस जिससे डब्ल्यूबीसी जर्म्स को एंगल्फ करके उन्हें डाइजेस्ट कर देता है और ख़त्म कर देता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। डायापीडिसिस यानी कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू डब्ल्यूबीसी स्क्वीज आउट होता है फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज ताकि वो टिश्यू फ्लूइड या फिर टिश्यू के सेल्स में आ जाए, और उस प्रोसेस को या फिनोमिना को हम बोलते हैं डायापीडिसिस। तो आर्टरीज ब्रेक करती हैं कैपिलरीज में, और कैपिलरीज मिलके क्या बनाती हैं, वेन्यूल्स या फिर वेन्स की इनिशियल पार्ट। तो अब यहाँ पर मान लो इन्फेक्शन है, यहाँ पर क्या है, जर्म्स है, तो यहाँ पर फिर डब्ल्यूबीसी को आके इन जर्म्स को ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, जर्म्स, इस टिश्यू में इन्फेक्शन हो गई, यहाँ पर क्या है, जर्म्स, तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी को आके यहाँ इसको एंगल्फ करना पड़ेगा। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कोई ओपन टिश्यूज़ में या फिर ओपन स्पेसिस में फ्लो नहीं करता, तो डब्ल्यूबीसी जब कैपिलरीज में से जाएंगे तो कैपिलरी की वॉल क्या होती है, बहुत थिन, और कैपिलरी की वॉल्स की सेल के बीच में जो स्पेसिस होती हैं उन्हीं स्पेसिस में से ये जो WBCs हैं ये स्क्वीज आउट हो जाएंगे, और स्क्वीज आउट होके इस स्पेस में आ जाएंगे, टिश्यू फ्लूइड में आ जाएंगे, जहाँ से फिर ये जर्म्स तक जाएंगे और जर्म्स को एंगल्फ कर लेंगे और उसे डाइजेस्ट और ख़त्म कर देंगे। तो ये प्रोसेस जिससे वो स्क्वीज आउट हो रहे हैं फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायापीडेसिस। अब हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ WBCs। तो WBCs को हमने मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म या टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर उसका साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर है, तो अगर उनका साइटोप्लाज्म क्या है, ग्रैनुलर, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स। और अगर उनका साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर नहीं है यानी कि विदाउट ग्रैन्यूल्स उसका साइटोप्लाज्म है, तो हम उसे बोलते हैं एग्रैनुलोसाइट्स। अब जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं WBCs, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्स में डिवाइडेड होता है। इनका न्यूक्लियस क्या होता है, लोब्स में डिवाइडेड है, या तो 2 लोब्स होएगा या 2 या 3 लोब्ड होएंगे या फिर मल्टी लोब्ड होएगा। तो अगर उनका जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं इनका न्यूक्लियस जो होता है वो लोब्स में डिवाइडेड होता है। अब हम ग्रैनुलोसाइट्स को फर्दर डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ चेन टेकन अप बाय देम। तो ऑन द बेसिस ऑफ चेन टेकन अप बाय देम हम ग्रैनुलोसाइट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर WBC एसिडिक डाई से चेन हो रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं एसिडोफिल्स या फिर इओसिनोफिल्स। इओसिन एक एसिडिक डाई है जो कि ये वाले टाइप जो WBC हैं वो उससे चेन हो जाते हैं, तो इसीलिए हम उसे इओसिनोफिल्स भी बोलते हैं। तो एसिडोफाइल्स या फिर इओसिनोफिल्स वो वाले ग्रैनुलोसाइट्स WBCs हैं जो कि एसिडिक डाई से चेन हो जाते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है 2 लोब्ड या फिर और हेडफोन शेप्ड होता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है हेडफोन शेप्ड, और वो क्या होता है, 2 लोब्ड। उसके न्यूक्लियस के क्या होते हैं, 2 लोब्स। जो सेकंड टाइप है उसे हम बोलते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होते हैं इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी ग्रैनुलर है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो होता है एस शेप। इसका न्यूक्लियस क्या होता है, एस शेप, और वो 3 लोब्स उसके अंदर होते हैं। और क्योंकि ये बेसिक डाई से चेन हो जाते हैं इसीलिए हम इसे बेसोफिल्स भी बोलते हैं। और इसका न्यूक्लियस है एस शेप्ड और 2 to 3 लोब। यहाँ इसके न्यूक्लियस के 2 लोब होते हैं, यहाँ इसके कितने होते हैं, 3 लोब्स। और उसके बाद आते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को हम एसिडिक डाई से भी चेन कर सकते हैं, बेसिक डाई से भी चेन कर सकते हैं, और इसका न्यूक्लियस का बहुत सारे मल्टी लोब्ड होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस बहुत सारे लोब्स में इसका न्यूक्लियस डिवाइडेड होता है।
तो इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियस क्या है इसका, मल्टी लोब्ड। और ये एसिडिक डाई से भी चेन हो जाता है, बेसिक डाई से भी चेन हो जाता है, इसलिए हम इसे न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। तो ये थे ग्रेनुलोसाइट्स के 3 टाइप्स। अब जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं इनका न्यूक्लियस लोब्स में डिवाइडेड नहीं होता और ना ही इनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स। और ये 2 टाइप्स के हैं। एक फर्स्ट टाइप जो है उसे हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो सर्कुलर या फिर ओवल शेप्ड होता है, एक बिग प्रोमिनेंट इसमें न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो लोब्स में भी डिवाइडेड नहीं है। और उसके बाद आते हैं मोनोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है किडनी शेप्ड। तो और ये सबसे बड़ा जो WBC है वो भी मोनोसाइट्स ही होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस है वो होता है किडनी शेप्ड। अब हम हर एक टाइप को डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। अब जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये मैक्सिमम इन नंबर होते हैं, दैट इज 62% ऑफ द टोटल WBCs। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है मल्टी लोब्ड। अबाउट 5 लोब्स तक इनके न्यूक्लियस हो सकता है, एक न्यूक्लियस 5 लोब्स तक मैक्सिमम डिवाइडेड हो सकता है, तो मल्टी लोब्ड है। और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो होता है ग्रैनुलर और ये चेन हो सकता है विद एनी डाइस। न्यूट्रोफिल्स के जो ये ग्रैन्यूल्स हैं जो इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं वो एसिडिक डाई से भी चेन हो सकते हैं, बेसिक डाई से भी चेन हो सकते हैं और न्यूट्रल डाई से भी वो चेन हो सकते हैं। फैगोसाइटिक नेचर है, यानी कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये इनगल्फ कर लेगा और उन्हें डाइजेस्ट कर लेगा। और इसे हम एक तो ये इसका साइज भी बहुत छोटा होता है और ये फैगोसाइटिक नेचर होने की वजह से हम इसे माइक्रोपुलिस मैन ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। और इसकी फॉर्मेशन जो है वो होती है रेड बोन मैरो में। और इसके बाद आते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स होते हैं मिनिमम इन नंबर, 0.5 से 2% इनका टोटल WBC काउंट में से इतना इनका परसेंटेज होता है, फ्रॉम 0.5 टू 2%। और इनके जो ग्रैन्यूल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो बेसिक डाइस सच एज मिथाइलिन ब्लू से ये चेन हो जाते हैं। तो ये बेसिक डाइस इनके ग्रैन्यूल्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो चेन होते हैं और एस शेप्ड इनका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस इसका 2 या 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है। और इनका मेन फंक्शन क्या है कि सिक्रीट करना और ट्रांसपोर्ट करना इन 3 केमिकल्स को, हेपारिन, सेरोटोनिन और हिस्टामाइन, इन तीनों की सिक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन का काम है बेसोफिल्स का। अब ये तीनों ही हेपारिन, सेरोटोनिन और हिस्टामाइन तीनों ही इन्फ्लामेशन से रिलेटेड हैं। जो हेपारिन है ये एंटी कोएगुलेंट होता है, हेपारिन होता है एंटी कोएगुलेंट, यानी कि ये ब्लड में क्लॉट नहीं बनने देता। और सेरोटोनिन क्या होता है, वासोडायलेटर, ये ब्लड वेसल्स के डायमीटर्स को बढ़ा देता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, वासोडायलेटर। और जो हिस्टामाइन है ये इन्फ्लेमेशन से रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं, जितनी भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस है उसमें ये इन्वॉल्व होता है। हेपारिन है एंटीकोएगुलेंट यानी कि ब्लड में क्लॉट नहीं बनने देता, सेरोटोनिन है वासोडायलेटर्स यानी कि ब्लड वेसल्स को ये डायलेट कर देता है, और हिस्टामाइंस ये इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। बेसोफिल्स हैं उनकी फॉर्मेशन भी होती है रेड बोन मैरो में, और इसकी भी फॉर्मेशन जो थी न्यूट्रोफिल्स की वो कहाँ थी, रेड बोन मैरो। तो जो एसिडोफिल्स हैं या इओसिनोफिल्स हैं इनके साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एसिडिक डाई से चेन हो जाते हैं, एसिडिक डाई जैसे कि इओसिन, तो इसीलिए हम इसे इओसिनोफिल्स भी बोलते हैं। और इसकी टोटल WBC में से परसेंटेज होती है अबाउट 2 to 4%। और इनका काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस। तो बॉडी में जब कोई एलर्जी या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन होती है तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करते हैं। और ये हिस्टामाइन भी सिंथेसाइज करते हैं, दे सिंथेसाइज हिस्टामाइन। और ये हिस्टामाइन कब सिंथेसाइज करते हैं, जब कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है।
जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है तो ये हिस्टामाइन सिंथेसाइज करते हैं और इन्फ्लामेशन कर देंगे। और उसके बाद आता है इसका न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस है टू लोब्ड, इसका न्यूक्लियस है टू लोब्ड या फिर बाइलोब्ड, और उसका शेप होती है हेडफोन, तो इसलिए हेडफोन शेप्ड भी बोल देते हैं। और इसके बाद इसकी जो फॉर्मेशन है वो होती है रेड बोन मैरो में। तो रेड बोन मैरो में इसकी क्या होती है फॉर्मेशन। और उसके बाद आते हैं हमारे, ये अब तक हमने 1, 2 और 3 जो तीनों किए थे, ये थे ग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि वो WBC जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। और अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ और फिफ्थ टाइप। जो फोर्थ और फिफ्थ टाइप है ये हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि साइटोप्लाज्म में इनके ग्रेन्यूल्स नहीं है। तो जो फर्स्ट टाइप हम कर रहे हैं ए ग्रेनुलोसाइट की वो है मोनोसाइट, और इसका टोटल WBC का परसेंटेज होता है अबाउट 5.3%। और ये लार्जेस्ट कॉर्पसल है, ये क्या है लार्जेस्ट कॉर्पसल। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है किडनी शेप्ड। इसका न्यूक्लियस क्या होता है किडनी शेप्ड। और जैसे हमने दो WBC फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, यानी कि वो जर्म्स को इनगल्फ कर लेंगे और उन्हें डाइजेस्ट और ख़त्म कर देंगे। और जो फर्स्ट हमने WBC किया था जो कि फैगोसाइटिक नेचर का था वो था न्यूट्रोफिल्स। लेकिन न्यूट्रोफिल्स का साइज छोटा होता है और वो फैगोसाइटिक नेचर है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। लेकिन ये क्योंकि सबसे बड़ा कॉर्पसल है, क्योंकि इनका साइज भी बड़ा है और ये फैगोसाइटिक नेचर का भी है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। और इसे हम स्कैवेंजर्स ऑफ ब्लड भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लड में जहाँ पर भी कोई डैमेज या फिर डेड बिट्स जो प्रेजेंट होती हैं, किसी भी कोई भी ब्लड कॉर्पसल्स की या ब्लड सेल्स की जो भी डैमेज या डेड बिट्स जो भी ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, उसे भी ये क्या करता है एनगल्फ कर लेगा और उसे ख़त्म कर देगा। तो इसीलिए हम उसे स्कैवेंजर ऑफ द ब्लड भी बोलते हैं। और एसिडोफिल्स तक हमने जो तीनों जो किए थे हमारे ए ग्रेनुलोसाइट्स, सभी ए ग्रेनुलोसाइट्स की जो फॉर्मेशन है वो रेड बोन मैरो में होती है। अब हम करने जा रहे हैं ए ग्रेनुलोसाइट, और मोनोसाइट की फॉर्मेशन होती है स्प्लीन या फिर लिम्फ नोड्स में। तो इनकी फॉर्मेशन होती है स्प्लीन या फिर लिम्फ नोड्स में। और क्योंकि इनका साइज बड़ा है और ये फैगोसाइटिक नेचर के हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। और न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसाइटिक नेचर के थे लेकिन उनका साइज छोटा था, इसलिए हम उसे बोलते थे माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है किडनी शेप। और ये सबसे बड़ा कॉर्पसल है, सबसे बड़ा ब्लड कॉर्पसल क्या है मोनोसाइट्स। और ये एसिडोफिल्स ही हमें प्रोटेक्ट करते हैं पैरासिटिक और एलर्जिक इन्फेक्शन से। और ये हिस्टामाइन सिंथेसाइज करते हैं ड्यूरिंग दी एलर्जिक रिएक्शंस और क्या कर देंगे इन्फ्लामेशन। न्यूक्लियस इसका है बाइलोब्ड और ये एसिडिक डाई से चेन होता है। फॉर्मेशन इसकी है रेड बोन मैरो में। अब हम फिफ्थ टाइप ऑफ WBC करने जा रहे हैं, और ये भी क्या होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक बड़ा सा राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि लोब्स में डिवाइडेड नहीं होता। और ये सबसे छोटे WBCs हैं। लिम्फोसाइट्स आर द स्मॉलेस्ट WBCs। और ये टू टाइप्स के हैं। जो फर्स्ट टाइप है इसके हम बोलते हैं T लिम्फोसाइट्स, और जो सेकंड टाइप है इसकी उसको हम बोलते हैं B लिम्फोसाइट्स। और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इनका रोल होता है, जिसको हम लेटर ऑन बाकी चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल में इनकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन ही। और जो T लिम्फोसाइट्स है ये बोन मैरो में बनते हैं, और इनकी जो मैच्योरेशन है वो होती है थाइमस ग्लैंड्स में। और ये इनके T लिम्फोसाइट ये भी फर्दर 3 टाइप्स के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन हमने इसको आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल एंड टी सप्रेसर सेल्स। टी किलर सेल्स जो कि डायरेक्टली बैक्टीरिया या वायरस पे अटैक करेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे, डायरेक्टली किल बैक्टीरिया एंड वायरस। टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट करते हैं बी लिम्फोसाइट को ताकि वो प्रोड्यूस करें एंटीबॉडीज। तो ये बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करेंगे ताकि टू फॉर्म या प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। और उसके बाद आते हैं टी सप्रेसर सेल्स। ये किलर सेल्स को सप्रेस करने का काम करते हैं। तो ये थे 3 टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। उसके बाद आते हैं बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स की भी प्रोडक्शन बोन मैरो में ही होती है, और इसका फंक्शन क्या है
सिंथेसाइज करना और ट्रांसपोर्ट करना एंटीबॉडीज। तो इसका काम है सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, और ये सबसे छोटे WBC होते हैं, और इनका जो परसेंटेज है ये होते हैं अबाउट 30% ऑफ द टोटल WBCs।